स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर.के. विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके अंदर भाग 16 में आज 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो जेरोम ब्रुनर का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये परिवर्तित रूप है जीन पियाजे के सिद्धांत का ही। तो इसमें आज हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर.के. विथ एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लें, आर.के. विथ एजुकेशन। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आज देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रुनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है एक्रिलिक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है संकेतात्मक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने कल भी बताया था इनको थोड़ी सी याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी में जो रूपांतरण होता है ना शब्दों का वो अलग अलग तरीके से होता है। तो पहली जो अवस्था बताइए वो बताइए इनएक्टिव और इनएक्टिव स्टेज जिन इसने क्या नाम है जेरोम ब्रुनर ने बताइए। उसके बाद में दूसरी नंबर की इन्होंने बताई है आइकोनिक स्टेज एक बताइए। तीसरे नंबर पे इन्होंने सिंबॉलिक स्टेज भी इन्होंने बताई है। तो ये जो इनएक्टिव स्टेज है ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसी के सेम 0 से 2 वर्ष के मध्य की है आयु है, और आइकोनिक है 2 से 7 वर्ष की। और जो सिंबॉलिक में जैसे जीन पियाजे की 2 अवस्थाएं, एक तो मूर्त और एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इनकी जो है ये है 7 से 13 वर्ष की अवस्था। तो ये तीसरी जो अवस्था है 13 क्या 15 या 16 तक इसको माना है इन्होंने। तो ये सिंबॉलिक अवस्था में जीन पियाजे की दोनों अवस्थाएं, जो अंतिम दोनों अवस्थाएं वो शामिल है। तो अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रुनर की संज्ञानात्मक विकास अवस्था नहीं है। तो क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक है और संकेतात्मक है, लेकिन एक्रिलिक अवस्था नहीं है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रुनर द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है क्रियात्मक प्रतिनिधान, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतिनिधान, ऑप्शन 3 दे रखा है इंद्रिय गतिकाल, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रतिनिधान को देख लो, इसमें भी प्रतिनिधान जो स्टेज है उसका रूपांतरण किया गया है प्रतिनिधान के रूप में, प्रतिनिधान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंद्रिय गतिकाल। इंद्रिय गतिकाल के बारे में जो बात की है वो की है जीन पियाजे ने, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। प्रथम अवस्था है ये सेंसरी मोटर स्टेज, ये जीन पियाजे की प्रथम अवस्था है। तो इसका सही आंसर पूछा है अपन से, ब्रुनर ने नहीं दी, तो ब्रुनर ने ये नहीं दी थी इंद्रिय गतिकाल। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, इस विचारकों की विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है। ऑप्शन 2 रखा है पियाजे ने, ऑप्शन 2 रखा है आशुबेल ने, ऑप्शन 3 रखा है ब्रुनर ने, ऑप्शन 4 गेने ने, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी चीज़ सिखाई जा सकती है, कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, तो ये कहा है ब्रुनर ने। किसने कहा है? ब्रुनर ने। जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन्होंने तो बताया भाई अवस्थाओं से होकर ही गुजरेगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होगा। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जबकि जो क्या नाम से इनका जेरोम ब्रुनर है, इन्होंने बताया कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, विकास के किसी पड़ाव पर, यानी इन्होंने अवस्थाओं को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। लेकिन जो ब्रुनर है इन्होंने शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? शिक्षा को दिया है सबसे ज़्यादा महत्व। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अधिगम यानी ज्ञान का निर्माण, ये कथन किसका है। ऑप्शन 1 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्रुनर, ऑप्शन 3 दे रखा है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन 4 दे रखा है W.C. बागले, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। अधिगम यानी ज्ञान का निर्माण, ये कथन किसका है? ये कथन है ब्रुनर का। क्यों? ब्रुनर का जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत और रचनात्मकतावादी सिद्धांत दोनों का क्या है? मिश्रण है। ये रचनात्मकतावादी सिद्धांत का क्या है? मिश्रण है, जो खोज पर बल देता है, खोज करके सीखने पर बल देता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, डिस्कवरी लर्निंग खालिस्तान दे रखा है।
द्वारा दी गए अधिगम की अवधारणा आधारित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्रूनर, ऑप्शन 3 दे रखा है आशुबेल, ऑप्शन 4 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो डिस्कवरी लर्निंग इनकी एक बुक है, इसकी जेरोम ब्रूनर की बुक का नाम भी क्या है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। जेरोम ब्रूनर इनकी जो बुक है उनका नाम है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, यानी खोज के सीखना। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये विकास कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये कौन से विकास के अंतर्गत आएगी, ये आएगी संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वो संवेगात्मक या मानसिक विकास के अंतर्गत। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास के अंतर्गत आएगी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, ऑप्शन 2 दे रखा है रटकर याद करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, ऑप्शन 4 दे रखा है एक सहयोगात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होना मानसिक विकास संबंधी है, रटकर याद करना भी मानसिक विकास संबंधित है, और रचनात्मक प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होना ये भी किससे संबंधित है, मानसिक विकास से। एक सहयोगात्मक अभिवृत्ति ये सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास के अंदर इसको लेंगे हम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, एक सहयोगात्मक अभिवृत्ति। सही आंसर हो जाएगा इसका एक संवेगात्मक अभिवृत्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के कौन से विकास से, ये पूछा है इसके अंदर। ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ये जो सभी संबंधित है, जैसे कल्पना शक्ति हुई, बुद्धि हुई, निर्णय लेने की क्षमता हुई आदि का संबंध जो है बालक के मानसिक विकास से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किससे है इन सभी चीज़ों का संबंध, मानसिक विकास से है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ऑप्शन 3 दे रखा है कल्पना की सजीवता, ऑप्शन 4 दे रखा सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन जो 5 दे रखा है वो दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंध नहीं है। तो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता है, कल्पना की सजीवता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है। ये तीनों बातें किससे संबंधित है, मानसिक विकास से। लेकिन दूसरों पर निर्भर होना मानसिक विकास के साथ नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन 2 दे रखा है स्मृति का विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन 4 दे रखा है अवबोध की क्षमता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, स्मृति से है, तर्क एवं निर्णय से है, अवबोध की क्षमता से है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो किससे है, शारीरिक विकास से। किससे है, शारीरिक विकास से इनका संबंध है, शारीरिक विकास से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक ने शिक्षार्थी का मानसिक विकास के बारे में जान लिया, तो और वो पूछ रहा है कि ये ज्ञान को प्राप्त करके वो किसकी योजना नहीं बना सकता। तो ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ्यक्रम, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षण विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो एक बालक के मानसिक विकास के बारे में जान लिया, अध्यापक ने तो पाठ्यक्रम निर्धारण कर सकता है, शिक्षण विधि का चयन कर सकता है, विषय वस्तु का चयन कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास की वह योजना नहीं बना सकता। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है,
ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 दे रखा है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन 2 दे रखा है सुरेश भटनागर, ऑप्शन 3 दे रखा है हरलोक, ऑप्शन 4 दे रखा है स्मिथ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। इनका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक क्या होता है? विशिष्ट होता है, और प्रत्येक में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत क्या पाई जाती है? प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। तो ये जो कथन है यह है हरलोक का। किसका है? हरलोक का। क्रो एंड क्रो का कथन क्या है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी किसकी है? बालकों की शताब्दी है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। बालकों की 20वीं शताब्दी को किसका शताब्दी बताइए ना, किसकी शताब्दी बताइए? बालकों की शताब्दी बताइए। तो सही आंसर इसका तो रहेगा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, हरलोक ने कहा है ये कथन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है मानसिक विकास के पक्ष है। ऑप्शन 1 दे रखा निरीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा चिंतन, ऑप्शन 3 दे रखा ध्यान, ऑप्शन 4 दे रखा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मानसिक विकास के जो पक्ष है निरीक्षण है, चिंतन है, ध्यान है, इसके अलावा संक्रियाएं हैं, संक्रिया, इसके अलावा स्मृति, स्मृति के अलावा तर्क, ये सभी किसके पक्ष हैं? मानसिक विकास के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा किशोरावस्था में निम्नलिखित में से विकास के क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। मतलब कौन से विकास क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील माना गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से विकास के क्षेत्र को, कौन से विकास के क्षेत्र को सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना गया है? तो ऑप्शन इसका जो दे रखा है मानसिक विकास दे रखा है, और शारीरिक विकास दे रखा है, सामाजिक विकास दे रखा है, संवेगात्मक विकास दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील जो जिस विकास को माना गया है वो माना है संवेगात्मक विकास को। किसको माना गया है? संवेगात्मक विकास को। और ये प्रश्न आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है 2020 में फिजिक्स की पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए जो प्रश्न है ये रीड के लिए सेकंड ग्रेड और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है सहयोगात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुशासित, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रभुत्वपूर्ण, ऑप्शन 4 दे रखा है कठोर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की जो भूमिका है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, प्रभुत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए, अनुशासित भी नहीं रखना चाहिए बालक उतना। तो इसकी जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सहयोगात्मक प्रवृत्ति। कौन सी होनी चाहिए? सहयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए टीचर की। क्योंकि किशोरावस्था जो होती है वो होती है आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था। आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था इसको कहा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। ऑप्शन 1 उत्पन्न होता है बहुत अधिक है। मतलब ये पूछ रहा है संवेगात्मक संघर्ष जिसके द्वारा होता है वो क्या चीज़ है। ऑप्शन 1 दे रखा है क्रोध, ऑप्शन 2 दे रखा है पीड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है भय, ऑप्शन 4 दे रखा है उत्तेजना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों में जो संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? इसका सही आंसर रहेगा बच्चों में जो संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है वो होता है क्रोध की वजह से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है। ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ये बहुत आसान है, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्रोध करना बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में और सही समय पर सही प्रयोजन मतलब सही कारण के लिए हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन 1 दे रखा है अरस्तु का, ऑप्शन 2 दे रखा है वाटसन का, ऑप्शन 3 दे रखा है क्रीमेन का, ऑप्शन 4 दे रखा है विंगम का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक बार और देख लो, कोई भी व्यक्ति क्रोध तो करता है, सब व्यक्ति क्रोध करते हैं, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन का मतलब हो गया किस वजह से क्रोध किया जा रहा है, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है अरस्तु का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। यानी ब्रिज ने एक परिभाषा दी है कि 3 वर्ष के बच्चों में संवेगात्मक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो दे रखा है कि 3 वर्ष का शिशु खुश होता है और गुस्सा करता है। ये कौन सा उसका व्यवहार है?
ऑप्शन 1 दे रखा है संवेगात्मक व्यवहार, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन 3 दे रखा है सामान्य व्यवहार, ऑप्शन 4 दे रखा है आक्रामक व्यवहार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संवेगात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है वो मिलता है किशोरावस्था में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान जैसी गति होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है शैशवावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान जैसी गति होती है? तो ये है किशोरावस्था के लक्षण। कौन सी अवस्था के लक्षण है? ये किशोरावस्था के लक्षण है। और जो आंधी तूफान की जो अवस्था कहा है वो कहा है स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। आंधी और तूफान और संघर्ष की जो अवस्था बताया है वो किसने बताया है? स्टैनले हॉल ने इनको बताया है। तो इसके जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे आज के जेरोम बुनर से संबंधित हमारे 20 प्रश्न जो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बालक का जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, सामाजिक एरिक्सन का सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों पर कल हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, रिपीट होते रहते हैं, बार बार आने वाले ये प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और बहुत जल्द हम टीचिंग मेथड की क्लास लेके आने वाले हैं। तो चैनल को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के पास में। और ऐसे वीडियो देखने तथा और भी जॉब संबंधी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।